जय हिंद विद्यार्थियों। आज की क्लास में हम लोग मोशन चैप्टर में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे, जिसमें गति का समीकरण क्या होता है, कितने होते हैं, इसको कैसे प्रूव करते हैं। आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे गति का समीकरण किसे कहा जाता है एंड व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ मोशन। गति का समीकरण क्या होता है। देखिए, मोशन वाले चैप्टर में हम लोग जब वस्तु गति कर रही होगी तो उस समय दूरी और विस्थापन पढ़े, चाल और वेग पढ़े, फिर त्वरण पढ़े। तो जब कोई वस्तु अपना स्थान बदल रही होती है तो उसमें स्थान परिवर्तन समय के साथ जब स्थान बदल रही होती है तो जिस रास्ते का अनुसरण करती है उसको बताया गया था कि वह दूरी होता है, यानी रास्ते की जो लंबाई होती है। और एक ही बस की दो स्थितियों के बीच की जो लंबाई होती है वह विस्थापन होता है। इसी तरह से एकांक समय में चली गई दूरी लंबाई, एकांक समय में चली गई दूरी चाल कहलाता है, और एकांक समय में वस्तु का विस्थापन वेग कहलाता है। फिर वेग में परिवर्तन होता है, क्योंकि बताए थे कि वस्तु दो तरीके से गति करती है, एक यूनिफॉर्म मोशन, एक नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो जब बॉडी नॉन यूनिफॉर्म मोशन करती है उस समय वस्तु के वेग में परिवर्तन होता है और वहाँ पे उसका त्वरण उत्पन्न होता है। तो वहाँ से डिफिनीशन आता है कि वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। अब इसमें भी दूरी को यश से वेग, अब चूँकि वस्तु का वेग जो है परिवर्तित हो रहा है, यानी प्रारंभ में कुछ और होगा तो उस प्रारंभिक वेग को u से, अंतिम वेग को v से और त्वरण को a से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसमें जो टाइम लगेगा t से। तो इसमें s, u, v, a और t ये सब पढ़ चुके हम लोग। ये जो आपका दूरी है ये प्रारंभिक वेग है, ये अंतिम वेग है, ये आपका त्वरण है, और ये क्या है, समय। तो जो इक्वेशन ऑफ मोशन का जो प्रश्न बनता है कि व्हाट इज इक्वेशन ऑफ मोशन, गति के समीकरण क्या है, तो हम बताएंगे एस, यू, वी, ए और टी में एक रिलेशन स्थापित किया गया। ये रिलेशन कैसे आता है ये तो हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले विचार कर लीजिए आप कि जब कोई वस्तु गतिशील होती है तो ये सारी चीजें एक साथ होती है। दूरी तय करती है तो उस समय उसका चाल भी होगा, चाल में परिवर्तन होगा, समय लगेगा, और जब चाल परिवर्तित होगा त्वरण भी होगा। अर्थात एक गतिशील वस्तु दूरी भी तय करती है, उसी समय में उसका वेग में परिवर्तन भी होता है, जब वेग परिवर्तन होगा तो त्वरण भी होगा। इन सबको जो है एक साथ रिप्रेजेंट करते हैं, और इसमें जो आपस में रिलेशन होता है उसी रिलेशन को इक्वेशन ऑफ मोशन कहते हैं, गति का समीकरण कहते हैं। क्योंकि समीकरण आपको पता ही होगा, समीकरण में एक पर्टिकुलर वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, हम एक निश्चित राशि का मान निकालते हैं। तो इन्हीं सब सीधे सीधे समझ लीजिए कि यस, यू, वी, ए और टी में एक रिलेशन स्थापित किया जाएगा, वही रिलेशन जो है गति का समीकरण होता है। तो इन सभी क्वांटिटी में, इस जितने भी फिजिकल क्वांटिटी है, इस सभी भौतिक राशियों में तीन प्रकार का आपस में तीन तरीके से संबंध स्थापित किया गया, उसी को गति का समीकरण कहा जाता है, और वह तीन होता है। तो गति का प्रथम समीकरण क्या होता है? गति का प्रथम समीकरण होता है v बराबर u प्लस ए टी। दूसरा समीकरण क्या होगा? ये पहला समीकरण हो गया। दूसरा क्या होगा? s बराबर यू टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर। और तीसरा इक्वेशन हो जाएगा, तीसरा v स्क्वायर बराबर e स्क्वायर प्लस 2as। ये गति के तीन समीकरण है। पहला v बराबर u प्लस ए टी, दूसरा s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और तीसरा v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as। तीनों में तीन समीकरण स्थापित करने का कारण पहले इक्वेशन में आप देख सकते हैं
अंतिम वेग है, प्रारंभिक वेग है, वस्तु में उत्पन्न त्वरण और वस्तु द्वारा लिया गया समय। परंतु इसमें जब वस्तु गतिशील है तो उसमें दूरी भी होगा, लेकिन इस इक्वेशन में दूरी का जिक्र नहीं किया गया है। वहीं दूसरे समीकरण में s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर में दूरी है, अंतिम वेग है, समय और त्वरण है, प्रारंभिक वेग है, अंतिम वेग नहीं है। यानी वस्तु का अंत में वेग क्या था, जब वस्तु u वेग से गति प्रारंभ करती है और t समय में s दूरी तय करती है, तो यहाँ दिखाया जा रहा है उसमें त्वरण भी उत्पन्न हो रहा है। तो स्वाभाविक है कि वेग में परिवर्तन हुआ होगा तभी त्वरण उत्पन्न होगा। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ का अंतिम वेग अनुपस्थित है, तो अंतिम वेग भी हमें प्राप्त होना चाहिए। इसमें क्या है, v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as है, इसमें समय का ही जिक्र नहीं किया गया। स्वाभाविक है कि जब कोई वस्तु मूवमेंट कर रही होगी तो उसके गतिशील होने में टाइम जरूर लगेगा। ये संभव नहीं है कि टाइम स्थिर रहे, वस्तु गति करता रहे। आप ग्राफ वाले में देखे होंगे कि एक ग्राफ ऐसा भी खींचा गया था जो y एक्सिस के पैरेलल था, समांतर था, यानी टाइम वहाँ शून्य था, टाइम कांस्टेंट था, लेकिन उसके दूरी परिवर्तित हो रही थी, विस्थापन परिवर्तन हो रहा है, वेग में परिवर्तन हो रहा है। इस तरह के ग्राफ जो पॉसिबल नहीं है, संभव नहीं है। तो वह चीज़ यहाँ पे समझ लेंगे कि यह कैसे जो है 3 इक्वेशन प्राप्त हुआ। अब इन तीनों इक्वेशन यानी v बराबर u प्लस आई टी प्राप्त कैसे होता है, तो एक ग्राफ हम लोग बनाते हैं, एक ग्राफ ले लेते हैं। ग्राफ जो होगा वह टाइम एक्सिस यानी x एक्सिस जो है और ये y एक्सिस है, इस पर वेलोसिटी रिप्रेजेंट करेंगे। वेलोसिटी वेग को दर्शाया जाएगा ये ग्राफ, और यह समय को दिखाया जाएगा। इसमें क्या करते हैं, जब समय शून्य होता है, जब समय शून्य होता है यानी t बराबर जब 0 होगा तो ओरिजिन पॉइंट पे होगा, उस समय वस्तु का प्रारंभ में कुछ वेग है, वो वेग मान लीजिए u है, और जब यहाँ से ये u हो जाएगा, जब यहाँ से यह आगे बढ़ता है तो t समय पश्चात ऐसे ग्राफ खींच लिया गया और यहाँ पे ले लिया जाए। यहाँ पे इसका वेग जो है, वेग कहाँ प्राप्त होगा, y एक्सिस पर। इसके लिए बिंदु इससे y एक्सिस पर लंब खींचेंगे तो यहाँ जो वेग प्राप्त होगा तो वह यहाँ से ये इसका वेग होगा v, और जब समय प्राप्त करना होगा तो इसे इस पर लंब खींच दिया जाएगा। तो इसे जब इस पर लंब खींचा जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, ये t हो जाएगा, ये समय t है। तो ये जो ग्राफ है इसको मान लिया a और इसको b, ठीक है, इसको a मान लिया गया, इसको b मान लिया गया, ये ओरिजिन पॉइंट O है और ये c कर लिया जाए, पॉइंट C। अब ये जो ग्राफ है इसे इस पर लंब खींच देंगे तो वेग में परिवर्तन पता चल जाएगा। तो जब समय शून्य था उस समय वस्तु का प्रारंभिक वेग u है, और जैसे समय 0 से t हुआ, 0 से t हुआ, वैसे टाइम इसका वेलोसिटी u से परिवर्तित होकर v हो गया। तो वेलोसिटी में परिवर्तन कितना हुआ, देखो ये पूरा v है और ये u है, तो v में से u घटेगा तो ये आ जाएगा v माइनस u, जिसको यहाँ लिखते हैं। यानी यहाँ अगर हम इसको दर्शा दें कि अगर ये u है तो ये भी क्या होगा, u होगा, और अगर ये पूरा v है तो ये पूरा क्या हो जाएगा, v हो जाएगा। अब बताओ इसको क्या लिखा जाएगा, इसको कितने भाग को, ये पूरे v में से u को घटाएंगे तो ये हो जाएगा v माइनस u, और ये टाइम इंटरवल t में से 0 घटाएंगे तो ये हो जाएगा क्या, t माइनस 0। ये टाइम इंटरवल होगा यहाँ से। इस तरह से जो ग्राफ प्राप्त हो रहा है, तो अब v और t ग्राफ में vt का जो रेशियो होगा v और t का, यानी वेलोसिटी अपन टाइम जब करेंगे तो जब वस्तु a से b पर जाती है तो a से b तक जाने में वेग में परिवर्तन हो रहा है v माइनस u। तो चेंज इन वेलोसिटी, वेग में जो परिवर्तन है, तो वेग परिवर्तन क्या है,
वेग परिवर्तन v माइनस यू है और समय अंतराल क्या है, समय अंतराल वो t माइनस 0 है, ये आ रहा है। अब वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं, तो ए बराबर क्या हो जाएगा, वेग परिवर्तन बटा समय अंतराल। वेग परिवर्तन क्या है, v माइनस यू, समय अंतराल क्या है, t माइनस 0, t हो जाएगा, ये भाग में इधर गुणा हो जाएगा, ये हो जाएगा ए टी इक्वल v माइनस यू, या ये माइनस हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो ए टी प्लस यू इक्वल v, या इसको हम लोग लिख सकते हैं v इक्वल यू प्लस ए टी, ये गति का प्रथम समीकरण है। इस तरह से इस ग्राफ से ये v बराबर यू प्लस ए टी प्राप्त होगा, जो त्वरण की परिभाषा है, वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं, तो वेग परिवर्तन बटा समय अंतराल, तो t समय अंतराल में वेग में परिवर्तन v माइनस यू हो रहा है, इससे गति का प्रथम समीकरण प्रूफ हो जा रहा है, ये इसका प्रूफ हो जाएगा। अब दूसरे वाले को प्रूफ करते हैं। दूसरे वाले को कैसे प्रूफ किया जाएगा, अब देखिए, अभी ये बताया जा रहा था आपको कि यदि वस्तु का प्रारंभ में वेग u है, उस समय समय शून्य था, जब वेलोसिटी u से v हुआ तो टाइम इंटरवल टाइम जो है 0 से t हो गया, तो जब 0 से t टाइम में वेग में परिवर्तन v माइनस यू हो रहा है, स्वाभाविक है कि जब वस्तु गतिशील है तो वह दूरी भी तय कर रही होगी। अब सवाल ये बनता है कितनी दूरी तय करती है, तो उस दूरी को मान लिया जाए कि s दूरी तय करती है, तो जब इस समय अंतराल में, समय अंतराल t माइनस 0 अर्थात t समय अंतराल में वस्तु द्वारा कितना दूरी तय किया गया, जबकि उसका वेग में परिवर्तन v माइनस यू है। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे बताए थे कि जब आप पैदल चल रहे हैं उस समय आपका वेग कुछ होगा, फिर दौड़ना प्रारंभ कर दिए तो वेग आपका बढ़ गया, तो जब वेग बढ़ गया तो उसमें दूरी तय किए होंगे आप, वो दूरी का पता है नहीं, तो इस VT ग्राफ में दूरी कैसे निकालते हैं ये पीछे बताया गया था कि जो यहाँ पे OA यानी वेलोसिटी वक्र है, इससे क्या करेंगे A और B इस टाइम इंटरवल t के लिए A और B से इस पर लंब खींच देंगे, ये लंब है, अभी से इस पर लंब खींच दिया गया। अब समय अक्ष और इस वक्र द्वारा एक भाग है जो इसमें यहाँ दर्शाया जा रहा है, वो भाग आपको ये देखने को मिलेगा, जो कलर किया जा रहा है, ये भाग जो है OABC, ये आप देख सकते हैं, इसमें यह लाइन इसके पैरेलल है, तो दो किसी बंद आकृति में इसमें चार भुजाएं हैं, OA, AB, BC और CO, ये चार भुजाएं हैं जिसमें दो भुजा पैरेलल है, तो इसको समलंब बोलते हैं। ये आकृति जो है समलंब है, यानी समलंब चतुर्भुज है, तो इसका अगर हम क्षेत्रफल निकाल लेंगे तो इस टाइम इंटरवल में 0 से t तक जाने में इसके द्वारा तय की दूरी निकल जाएगा। तो डिस्टेंस निकालने के लिए क्या करेंगे, दूरी बराबर जो होता है, दूरी बराबर OABC का क्षेत्रफल, ये समलंब है, समलंब BC का क्षेत्रफल। अब समलंब का क्षेत्रफल क्या होता है, ये होता है 1/2 समांतर भुजाओं का योग, समांतर भुजा क्या है, ये समांतर OA और BC, तो समांतर भुजा का योग करेंगे OA प्लस CB आप गुणे ऊंचाई क्या है OC जो है ऊंचाई है। अब इसका मान रखा जाए, यस बराबर 1/2 OA क्या है, OA U है, U CB, देखिए यहाँ पे यह इसके बराबर है, तो CB क्या है, तो पूरा V है CB, ये हो जाएगा V, तो ये V है, CB का मान, OA का मान U है,
और OC का मान O से C तक T है, यहाँ T रखा जाएगा। अब यस बराबर आ गया 1/2 U V U प्लस V इंटू टी, या इसको लिख सकते हैं 1/2 U, इसका इसमें गुणा कर दें T प्लस 1/2, इसका इसमें गुणा, इसका इसमें V T, ये यस का मान हो गया। अब हमें प्राप्त करना है यस बराबर UT, तो यस बराबर UT तो हो गया, लेकिन यहाँ 2 नहीं होना चाहिए, यहाँ पे 1/2 AT², तो यहाँ 1/2 VT है। तो स्वाभाविक है इस इक्वेशन में, सेकेंड इक्वेशन में भी नहीं है, आप देख सकते हैं भी नहीं है, यस UT है, भी नहीं है, तो यहाँ से भी को एलिमिनेट करेंगे यानी हटाएंगे, इसको बाहर करना होगा। इसके लिए हम गति के प्रथम समीकरण का उपयोग कर सकते हैं, क्योंकि अब इसको प्रूव कर चुके हैं। तो गति का प्रथम समीकरण v बराबर u प्लस ए टी, या v इक्वल u प्लस ए टी यहाँ पे पुटअप कर दिया जाएगा। यस बराबर क्या हो जाएगा 1/2 ut प्लस 1/2, अब v का मान रखेंगे तब चूंकि यहाँ 2 पद है u प्लस ए टी, यहाँ रखा जाएगा u प्लस ए टी इंटू टी। अब इसका हल करें 1/2 ut प्लस 1/2 का इसके करेंगे तो u/2 होगा, और t का इधर से करेंगे तो क्या हो जाएगा 1/2 ut, और फिर इसका इसमें करेंगे तो 1/2 a, और t का गुणा करेंगे ये हो जाएगा AT², ये यस का मान हो गया। ठीक है, तो यस बराबर, अब देखिए 1/2 ut 1/2 ut, यानी 1/2 जोड़ेंगे, इसमें से ऐसे समझ ले ut कॉमन ले लें, तो 1/2 और 1/2 जोड़ेंगे तो आधा आधा जुटेगा तो 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या है, इसका योगफल, इस पूरे का योगफल क्या आएगा ut आएगा, और यहाँ पे क्या है 1/2 AT² है। ये जो है गति का दूसरा समीकरण है, यस बराबर AT प्लस r/AT², ये द्वितीय इक्वेशन है। अब तीसरे समीकरण को हल करना है। तीसरे समीकरण को हल करना है, तो इसमें आप देख सकते हैं इस समीकरण 1 तो प्रूफ हो गया है, तो इसको जो है इक्वेशन फर्स्ट को लिखेंगे v बराबर u प्लस ए टी, उसके बाद क्या करेंगे इसका वर्ग करेंगे, तो ये हो जाएगा v² बराबर u² प्लस दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो u प्लस ए टी होल का वर्ग हो जाएगा। इसको यहाँ से लिखते हैं, पहला समीकरण v बराबर u प्लस ए टी, फिर इसको वर्ग करेंगे दोनों पक्षों का, ये हो जाएगा u प्लस ए टी होल का स्क्वायर। अब यहाँ लिखे जाए v² बराबर a प्लस बी होल का वर्ग होगा, तो इसका वर्ग हो जाएगा u² प्लस ए टी का स्क्वायर प्लस दोनों के गुणनफल का दुगुना 2u इंटू ए टी, 2u इंटू ए टी। अब ये हो जाएगा v² बराबर u² प्लस a² t² प्लस 2u ए टी। देखिए यहाँ पे v² बराबर u², तो v² बराबर u² आ गया। अब इसको हल कर लिया जाए तो ये हो जाएगा v² बराबर u²। अब इसको इसमें से 2a कॉमन ले लेंगे प्लस 2a, तो क्या बचेगा यहाँ पे 2, जो कॉमन लेते हैं उसी से इसमें भाग करते हैं, तो 1 में 2 से भाग करेंगे 1/2 हो जाएगा, a से स्क्वायर a² में भाग करेंगे तो 2 में से घात 2 है, यहाँ 1 है घट जाएगा, ये हो जाएगा, फिर t² बच गया प्लस इसमें से 2a कॉमन ले लिया गया है तो u और t बच रहा है, ut बच गया। अब देखिए यहाँ पे ut प्लस 1/2 AT², यहाँ इक्वेशन 2 क्या कर रहा है ut प्लस 1/2 AT² को क्या लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं। इस तरह से v² बराबर हो जाएगा u² प्लस 2a, इसके जगह s लिखा जाएगा गति के द्वितीय समीकरण से। इस तरह से यह गति का तृतीय समीकरण प्राप्त होता है। तो ये इसका गति के तीनों समीकरण का ये प्रूफ है, ये ग्राफिकल मेथड द्वारा है। इसके अलावा भी बहुत सारा तरीका होता है, लेकिन 9th के सिलेबस में बस इतना ही है प्रूफ करने का तरीका। इसके साथ साथ आप लोग इसको याद भी रखिएगा, ठीक है।
क्योंकि इस पर न्यूमेरिकल पूछा जाता है। बहुत ही इम्पोर्टेंट इसका न्यूमेरिकल है। इस इक्वेशन ऑफ मोशन का उपयोग जब जब वस्तु गति कर रही होगी तब तक इसका उपयोग होगा। व्यवहारिक तौर पे जब भी हम किसी मूवमेंट के बारे में पढ़ेंगे, वो जहाँ भी मूवमेंट हो रहा हो तो वहाँ भी इस सब जगह इसका उपयोग होगा। तो इसलिए हमेशा ध्यान रखिएगा, हम लोग हमेशा गति करते हैं और ऐसे एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते रहते हैं, और इसके लिए हम विभिन्न संसाधनों का उपयोग करते हैं, अर्थात हमेशा गति करते हैं। तो जब भी कोई क्वेश्चन बनेगा, जब भी कोई प्रश्न पूछा जाएगा, संख्यात्मक प्रश्न, तो उसमें मूवमेंट बॉडी अगर कर रही है तो इस तीनों का उपयोग हमेशा होगा। तो इसलिए बहुत इम्पोर्टेंट है, इसको याद रखना। तो आज की क्लास में इतना ही। अगले क्लास में जो इससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा, इसलिए कि इस पर न्यूमेरिकल होगा, तो अगले क्लास में हम लोग इन तीनों गति के समीकरण पे न्यूमेरिकल कैसे पूछा जाता है ये पढ़ा जाएगा। इसमें एक और भी टीवें सेकंड में, यानी किसी एक विशेष सेकंड में चली गई दूरी का सूत्र होता है। एक इक्वेशन और होता है, परंतु वह आउट ऑफ सिलेबस है। यदि कभी आवश्यकता पड़ेगी तो उसको बता दिया जाएगा क्वेश्चन सॉल्व करते समय। तो आज की क्लास में बस इतना ही। आप अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।